अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 की फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती थी दो किस्म की, एक होती थी बेस और एक होती थी ड्राइव्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती थी जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते थे, और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती थी जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव करते थे। तो इन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें स्केलर्स और वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमारे पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर्स हैं और कौन सी जो हैं वो वेक्टर्स हैं। Scalars are physical quantity which can be completely described by its magnitude is called a scalar। कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, वो हमारे पास होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो स्केलर्स में क्या होता है कि सिर्फ जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है और उसका एक यूनिट आ जाता है। ठीक है, जैसे 2.5 kg है तो 2.5 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, एक यूनिट है। इसी तरह 40 सेकेंड जो है ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड का है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ। तो स्केलर जो है हमारे पास आ जाते हैं, मैस आ जाती है, लेंथ आ जाता है, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी। तो मैस जो है वो मैस किस तरह का एक स्केलर क्वांटिटी है। देखें कि अगर एक चीज़ की मैस है, जैसे 2.5 kg मैस है, तो इसकी डायरेक्शन तो हम नहीं ना बता सकते, हम यही बता सकते हैं कि बस ये इतनी एक मैस है। ठीक है, 2.5 kg एक मैस है। उसके बाद देखिए लेंथ, अगर ये हमारे पास एक स्केल है तो क्या है, हम इसको बता सकते हैं कि 1.8 मीटर इसकी लेंथ है। इसकी डायरेक्शन का तो कोई इसमें इशू नहीं है कि इसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, बस एक स्केल है और उसकी लेंथ जो है वो हम बता सकते हैं कि ये बस इतनी है। तो ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो लेंथ क्या है, ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा टाइम जो है, टाइम में भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक हमारे पास यूनिट दिया जाता है टाइम का, तो वो भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह स्पीड जो है वो भी हमारे पास स्केलर है। वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी जो है ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ आते हैं। तो ये डेफिनेशन है, मोस्टली जो पेपर में आ जाया करती है, ये अच्छी तरह आप लोग तैयार कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड A vector can be described completely by magnitude along with its direction। तो मैग्नीट्यूड के अलावा अगर उसकी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर में दो चीज़ें जो हैं इसमें बयान की जाती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी हमारे पास जो होती है वो होती है डायरेक्शन। ठीक है, अगर एक हमारे पास 15 या 16 न्यूटन की फोर्स है, तो वो फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि फोर्स हमारी जो है वो अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, या राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है। तो किसी भी ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ हमें डायरेक्शन जो है वो बयान करनी पड़ जाए तो वो हमारे पास वेक्टर होती है। इसकी कुछ एग्जांपल हैं जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह। तो अगर हम वेक्टर्स को विदाउट डायरेक्शन जो है बयान करेंगे तो वो बहुत बेमानी होगा, मीनिंगलेस होगा। तो वेक्टर्स को बयान करने के लिए डायरेक्शन जो है वो मस्ट है। ठीक है, डायरेक्शन के बगैर हम वेक्टर्स को बयान नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ज़रूरी तो होता है ताकि हम डायरेक्शन जो है उसको लोकेट कर सकें। और वेक्टर क्वांटिटी वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड आता है और क्या आता है, डायरेक्शन आता है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर एक टेबल है जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं एक ही साइड पे। ठीक है, F1 और F2। ठीक है, तो ये फोर्सेस जो हैं ये इस टेबल पर क्या इफ़ेक्ट देती हैं,
अगर इसके अलावा हम क्या करते हैं, दो अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो लगवा देते हैं इसके ऊपर, टेबल के ऊपर। कि जैसे पिक्चर बी में शो हो रहा है कि एक साइड पे F1 है और दूसरी साइड पे F2 है, तो दोनों फोर्सेस जो क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, मुखालिफ हैं। तो इस सूरत में इनका असर क्या होगा, तो ये क्या टेबल मूव करेगा या अपनी पोजीशन पे रहेगा। अगर डाउनवर्ड जो है वो पोजीशन फोर्स लग रही है, अगर अपवर्ड लग रही है, अगर राइट साइड पे लग रही है, लेफ्ट साइड पे फोर्सेस लग रही हैं, तो उनका क्या इफेक्ट होता है इस टेबल पे। अगर अपवर्ड फोर्स लग रही है तो सारी बात है कि टेबल जो है ऊपर उठेगा, अगर डाउनवर्ड लग रही है तो टेबल नीचे रखा जाएगा। अगर राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, टेबल राइट साइड पे मूव करेगा, और अगर लेफ्ट साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो टेबल क्या है, लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी फोर्स की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कोई काबिल कबूल बात नहीं है, एक इनकम्प्लीट बात होती है। अगर इसी तरह हम बात करें कि 3 किलोमीटर पर आवर की टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक वेक्टर की बात कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर्स की। तो रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर्स को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है हम जो हमारा लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसको अगर हम बोल्ड करके लिखते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर होता है। इसके अलावा अगर हम एक लेटर के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो भी एक वेक्टर है। और इसके अलावा अगर हम एक लेटर के ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं तो वो भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली हम किस तरह इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक हमारे पास ये लाइन होती है जिसको मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी एक लाइन के, तो ये क्या है, हमारे पास सेगमेंट है ए बी का। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बी पॉइंट पे एक एरो हेड लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये क्या है, ये हमने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को। ठीक है, ये दो लाइंस से, दो पॉइंट्स थे जिनको हमने ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद उसके बी पॉइंट पे हमने एक एरो हेड लगा दिया तो वो हमारे पास एक वेक्टर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.1, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसके कुछ स्टेप हैं, स्टेप 4 में हम इनको बयान करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, टू लाइंस जो हैं पर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, साउथ से नॉर्थ के हमने एक एरो हेड लगा देना है ताकि हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हमने एक स्केल ले लेना है। ठीक है, अब हमारे पास स्केल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के स्केल को हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो है हमारे पास 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन, अगर 1 सेंटीमीटर हमारे पास 20 न्यूटन आ रहा है तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास 80 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने लगानी है ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसके फैक्टर को ड्रॉ करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे और ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ओ ए से। ठीक है, ओ ए के साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और ए पॉइंट पे हमने क्या करना है कि एक एरो हेड लगा देना जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक वेक्टर है। तो ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ईस्ट और नॉर्थ के अलोंग 80 न्यूटन फोर्स की।